हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो भाई मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स में हम लोग आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज रे ऑप्टिक्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग रे ऑप्टिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, रे ऑप्टिक्स क्या होता है। साथ ही साथ रे ऑप्टिक्स में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना हमें पढ़ने होते हैं, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आपके स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पक्का मिलेगा। तो इसके ऊपर कमांड बहुत अच्छे से करनी है हमको। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको 9-10 क्लास की ज्योमेट्री आती है अच्छे से तो लेट मी टेल यू, रे ऑप्टिक्स आप बहुत ही आराम से सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर अगर आप थोड़ा सा चैलेंज फेस करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अभी 9-10 क्लास की जो ज्योमेट्री थोड़ा सी भूल गए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको लेक्चर्स के ड्यूरेशन में वो सारे कॉन्सेप्ट साथ साथ बताता चलूंगा ताकि आप बड़े आराम से कॉन्सेप्ट्स को भी समझें और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो भी आपको प्रॉपर्ली मिलती रहे। साथ ही साथ हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। स्नेल लॉ जैसा आपने सुना होगा, उसके बारे में भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम सीधे अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है प्रभात और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन मेजरली। चलो फटाफट बात करते हैं। सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी आइडिया ले लेते हैं कि एक्चुअल में ऑप्टिक्स है क्या। ऑप्टिक्स जो वर्ड है वो दरअसल में लाइट का ही एक दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। तो ऑप्टिक्स दरअसल में ऐसी फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट और उसके होने वाले फिनोमेनास के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है ऑप्टिक्स की। लाइट और उसके फिनोमेनास के बारे में हम लोग ऑप्टिक्स के अंदर बात करते हैं। और ऑप्टिक्स को दो मेजर कैटेगरीज में तोड़ दिया गया है। एक है रे ऑप्टिक्स, जिसे हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। और आपको मैंने क्या बताया था, रे ऑप्टिक्स की ज्यादातर प्रॉब्लम जो हम लोगों ने 9th और 10th क्लास में ज्योमेट्री पढ़ी है उसकी हेल्प से सॉल्व होती है, इसीलिए इसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कई बार बोला जाता है। इसके बाद दूसरे टाइप की ऑप्टिक्स है हमारी वेव ऑप्टिक्स, जिसे हम बोलते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। दरअसल में ये ऑप्टिक्स का वो पार्ट है जो लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करने में हमारी हेल्प करता है, या वेव नेचर ऑफ लाइट की वजह से लाइट जो फिनोमेनास परफॉर्म करती है उन्हें एक्सप्लेन करने में वेव ऑप्टिक्स टॉपिक हमारी हेल्प करता है, जो हम लोग रे ऑप्टिक्स के बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को डिफाइन करना हो तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक्चुअल में रे ऑप्टिक्स ऐसी ब्रांच है ऑप्टिक्स की जिसमें हम लोग लाइट को स्टडी तो करेंगे और हम ऐसा मानकर स्टडी करेंगे कि लाइट एक्चुअल में एक स्ट्रेट लाइन में एज अ रे मूव करती है। और जब लाइट एक स्ट्रेट लाइन में एज अ रे मूव करेगी, ये एक ऑब्जेक्ट फिनोमेना है लाइट का। भाई लाइट अगर मेरे ऊपर से आ रही है तो सीधे नीचे गिर रही ना, ऐसा तो नहीं है, ऐसे तो हो नहीं रहा कि लाइट ऐसे आके अचानक से अपने आप ऊपर घूम जा रही है। नहीं, लाइट अगर किसी भी पॉइंट से आ रही है एक होमोजेनियस मीडियम में, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को ट्रैवल करते हुए आती है। तो लाइट के स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने के फिनोमेना और एक सरफेस के इंटरैक्ट करने के बाद या तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है या रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो हम इन कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत डिटेल में बात करते हैं रे ऑप्टिक्स में। लाइट को एक रे मानकर हम लोग काम करेंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो लाइट को रे मानकर ही हम लोग सॉल्व करेंगे, इसीलिए इसका नाम भी है रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में दरअसल में हम उन थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जो लाइट के वेव नेचर से आई है। साथ ही साथ हम लोग बहुत सारे और फिनोमेना को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, जो लाइट के रे कंसिडरेशन से सॉल्व नहीं हो सकते। तो इन दोनों को अलग अलग सेगमेंटाइज करके हमें पढ़ना है, बड़े आराम से पढ़ेंगे। अच्छा, अब हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जो स्मार्ट हैं और वो सोच रहे होंगे कि यार अगर लाइट एक वेव है तो उसे रे में ट्रैवल करता हम सीधे कैसे मानकर सॉल्व कर रहे हैं। तो आंसर मेरे बच्चे ये है कि अगर आप वेव मानकर भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर वही आएंगे। तो हमने एक ज्यादा पहले एक आसान वर्जन बनाया हुआ था और ये अभी तक गलत नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम आज भी इसको फॉलो करते हुए चलते हैं, क्योंकि इससे कैलकुलेशंस काफी आसान रहती हैं, हम आराम से चीजें कर सकते हैं। इसीलिए हम आज भी रे ऑप्टिक्स को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। बस आपको ज्योमेट्री थोड़ी सी अच्छे से आनी चाहिए, आप आराम से चीजें कर लोगे। अब देखो, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उस टॉपिक में इन्वॉल्व होने वाली डेफिनेशन, टर्म्स के बारे में हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको इन टर्म्स के बारे में अच्छे से पता है, कॉन्सेप्ट्स के बारे में अच्छे से पता है, और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। तो थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करते हैं और रे ऑप्टिक्स में इन्वॉल्व होने वाली डेफिनेशंस के बारे में हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये डेफिनेशंस क्या हैं, हमें क्या बताती हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे लाइट रे। लाइट रे हम किस चीज को बोलते हैं। रे ऑप्टिक्स पूरा का पूरा इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्चुअल में लाइट एक रे के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो हमें ये सबसे पहले समझना होगा कि लाइट रे एक्चुअल में क्या है। तो बड़ा सिंपल सा आइडिया है। देखो, हम ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मानकर चल रहे हैं कि लाइट रे एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है।
तो लाइट रे जो पाथ फॉलो कर रही है, उस पाथ को अगर हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करें या स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करें, तो इसे मेरे बच्चे हम लोग बोलते हैं लाइट रे। तो लाइट रे बेसिकली वो पाथ है जिस पाथ के अलोंग लाइट ट्रैवल करेगी, और इस पाथ को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर कई बार एरो बना देते हैं, और इस एरो की डायरेक्शन लाइट के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में होती है या लाइट के ट्रैवल की डायरेक्शन में होती है। जैसे अगर यहां पर मैं आपको इस एनिमेशन में दिखाऊं, तो ये टॉर्च है, आपको पता है जैसे इस टॉर्च को ऑन करा जाएगा लाइट सामने की तरफ जाएगी। अब लाइट अगर सामने की तरफ जाने वाली है तो उसे अगर मैं लाइट रेस के टर्म में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं या रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं छोटी छोटी लाइंस बनाऊंगा और लाइन पे एरो इस डायरेक्शन में बना दूंगा जिस डायरेक्शन में लाइट एक्चुअल में प्रोपोगेट हो रही है। ठीक है, तो ये देखो, ये लाइट गई सामने जा रही है, तो इस लाइट को अगर हमें स्टडी करना है, हमें ये बताना है कि लाइट रेस सामने जा रही है, तो हम ऐसी पतली पतली सी लाइंस बना देंगे और लाइंस पर उस डायरेक्शन में एरो बना देंगे जिस डायरेक्शन में लाइट रे एक्चुअल में जा रही है। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं लाइट रे। तो बेसिकली में अब आपके मन में एक लॉजिकल सवाल आ रहा होगा कि लाइट रे का काम क्या है। लाइट रे का काम है हमें यह बताना कि लाइट एक्चुअल में किस पाथ में जा रही है, क्योंकि पूरे रे ऑप्टिक्स में हमें इस पाथ और उसके चेंज में आने पर, उसके चेंज हो जाने की वजह से जो सिचुएशंस आएंगी उनको अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लाइट रे को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइट रे बेसिकली में लाइट के ट्रैवल का पाथ बताता है। अगली चीज है मेरे बच्चे लाइट बीम। तो लाइट रे एक छोटी सी लाइन को, एक स्ट्रेट लाइन को जिसके ऊपर हम लाइट की डायरेक्शन में एरो बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी लाइट रेस को अगर हम लोग कलेक्ट कर दें तो उससे जो कलेक्शन बनेगा उसे बोलते हैं लाइट बीम। जैसे अगर हम लोग एक बात बोलें, ये टॉर्च को जलाते हैं जब हम, तो बहुत सारी लाइट रेस निकलती हैं। अब इन सारी लाइट रेस का कलेक्शन जो होगा इसे बोलेंगे लाइट बीम। सिंपल सी बात, बहुत सारी लाइट रेस का कलेक्शन जो है वो लाइट बीम है, और जिस डायरेक्शन में लाइट रेस जा रही होंगी लाइट बीम भी उसी डायरेक्शन में जा रहा होगा। ये टर्म अगर आपके सामने आए लाइट बीम, तो आप समझ जाना कि एक्चुअल में बहुत सारी लाइट रेस हैं जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही हैं। अब ये जो लाइट रेज होती हैं इनको भी हम लोग अलग अलग टाइप से डिफाइन करते हैं मेरे बच्चे। अब जैसे कुछ ऐसी लाइट रेज होंगी जब वो मीडियम में प्रोपोगेट कर रही होंगी तो एक दूसरे के पैरेलल जा रही होंगी। जब लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं तो मेरे बच्चे इसे बोलते हैं पैरेलल लाइट रेज। अगर लाइट रेज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करने लगे तो हम ऐसी लाइट रेज को बोलते हैं कन्वर्जेंट लाइट रेज। ये नाम याद रखना, लाइट रेज अगर किसी एक पॉइंट पर मीट कर जाएं तो ऐसी लाइट रेस को बोलेंगे कन्वर्जेंट लाइट रेस। पर अगर लाइट रेस एक पॉइंट से अवे चली जाए तो ऐसी लाइट रेस को हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंट लाइट रेस। तो अब कभी भी कन्वर्जेंट लाइट रेस आए तो अपने दिमाग में इमेज बना लेना कि लाइट रेस एक पॉइंट पर मीट कर रही है। अगर डाइवर्जेंट लाइट रेस आपके न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चन में या कॉन्सेप्ट में आए तो आप समझ जाना इसका मतलब है लाइट रेस एक पॉइंट से अवे जा रही। और अगर पैरेलल बोला गया इसका मतलब है ये सारी लाइट रेस एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वाला पॉइंट पकड़ में आया होगा। जब ये वर्ड आपके सामने आएंगे तो आप अच्छे से अपने दिमाग में एक प्रॉपर इमेज बना पाओगे कि हम किस सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं। इसके बाद हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म समझना है विच इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और साथ ही साथ इसके बारे में बात करेंगे कि इंसिडेंट एंगल क्या होता है। तो लाइट रे, जिस लाइट रे को हम स्टडी करना चाहते हैं, देखो अब नॉर्मल लाइट रे किसी सरफेस पर अगर पड़ती है तो या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, आपने 10th क्लास में सुना होगा ये वर्ड, थोड़ा बहुत जानते भी होंगे उसके बारे में, या फिर रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो लाइट रे जब भी किसी सरफेस पे पड़ती है या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो हम जिस लाइट रे को स्टडी करना चाहते हैं कि एक सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, और अगर हो रही है तो कितने एंगल पर हो रही है, तो जिस लाइट रे को हम स्टडी करेंगे उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे सरफेस पे किसी ना किसी पॉइंट पर स्ट्राइक करने के बाद ही या तो रिफ्रैक्ट होगी या रिफ्लेक्ट होगी। तो जिस पॉइंट पर वो सरफेस पे कट कर रही है या फॉल कर रही है, उस पॉइंट पर अगर मैं सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन बना दूं तो इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस ऑप्टिक्स के अंदर क्या है, फिर से सुन लेना मेरी बात। इंसिडेंट लाइट रे किसी एक सरफेस पे पड़ने के बाद, किसी सरफेस के एक पॉइंट पर पड़ने के बाद या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है, सरफेस पर उसी पॉइंट के परपेंडिकुलर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल।
और ये नॉर्मल के साथ लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे जो एंगल बना रही है उसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। तो ये मेरे बच्चे इंसिडेंस एंगल है या एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब क्योंकि रे ऑप्टिक्स एक्चुअल में एक तरह से ज्योमेट्री का पूरा फिनोमेना है, तो हमें इस तरह के एंगल वगैरह मेजर करने पड़ते हैं, और एंगल मेजर करने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस लाइन होनी चाहिए। अब ये रेफरेंस लाइन हम लोगों ने नॉर्मल चूज कर ली है ताकि हम लोग इसी एंगल की हेल्प से बाकी सारे एंगल्स और कैलकुलेशंस कर पाए। पर मेरे बच्चे एक बात बता रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब भी आपको मेजर करना है, जिसे हम इंसिडेंस एंगल भी बोल रहे हैं, ये हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में मेजर करा जाता है। और नॉर्मल भी उसी पॉइंट पे ड्रॉ करना है सरफेस के परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे यहां स्ट्राइक कर रही है, नॉर्मल आप यहां बना दो, ये भी अलाउड नहीं है, ठीक है। और ये भी अलाउड नहीं है कि नॉर्मल आप किसी भी एंगल पे बना दो, नहीं, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इन दो बातों का ध्यान रखना है और फिर आप इंसिडेंस एंगल निकालोगे। पर मेरे बच्चे कई बार टीचर्स आपको, क्योंकि हमारा ना अटेंशन स्पैन कई बार बहुत कम होता है और हम कई बार छोटी मोटी गलतियां जो हमें डेफिनेशन दे रखी है उसको फॉलो ना करके कर देते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सिली मिस्टेक्स। तो टीचर जानते हैं कई बार आप सिली मिस्टेक कहां करते हो, खासतौर पे इस तरह के कॉन्सेप्ट में। तो वो आपको कभी कभी नॉर्मल और इंसिडेंट रे का एंगल देने की बजाय एंगल दे देते हैं इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच का, और हम जल्दबाजी में सारी कैलकुलेशन इस एंगल से करने लग जाते हैं, और ये एंगल से आप कैलकुलेशन अगर करोगे तो मेरे बच्चे ये डेफिनेटली आप गलती कर दोगे, क्योंकि इस एंगल को इंसिडेंस एंगल कभी नहीं माना जाता। इंसिडेंट रे सरफेस के साथ जो एंगल बना रही है, इस एंगल को मेरे बच्चे कभी भी इंसिडेंस एंगल नहीं माना जाता, बल्कि इसे बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। और मैं इसलिए इस बात पे एम्फसाइज और कर रहा हूं मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे जेईई के एग्जाम में क्वेश्चन आया था और मैंने जल्दबाजी में सारा का सारा प्रॉब्लम ग्लांसिंग एंगल से सॉल्व कर दिया था, और ऑब्वियसली आंसर गलत आएगा। पर आपको पता है कि जो जेईई के एग्जाम्स, जो जेईई के क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस बनते हैं, जो टीचर वो बना रहा है वो जानता है, क्योंकि वो इतना स्मार्ट टीचर है, वो जानते हैं कि कहाँ हम लोग सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो उन्होंने वो ऑप्शन भी आंसर में दे रखा था जो ग्लांसिंग एंगल से आ सकता है, और इसलिए मुझे लगा कि मेरा आंसर शायद सही है, क्योंकि मेरा आंसर ऑप्शन में था, पर वो गलत हो गया। तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है कि ऐसी कोई भी मिस्टेक आप ना करें। याद रखें, कभी भी इंसिडेंस एंगल अगर मेजर करना है तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ करना है, नॉर्मल और सरफेस के साथ नहीं, ठीक है। तो इंसिडेंस एंगल क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, हमने अच्छे से समझ लिया। ऐसे ही, क्योंकि अब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, तो एक और चीज हम लोग समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है और रिफ्रैक्शन एंगल क्या होता है। तो कभी भी लाइट रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, अब सुनना मेरी बात, मैं लाइट रे के बारे में बात कर रहा हूं, तो जब भी लाइट रे वर्ड आपके कान में आए तो आप दिमाग में इमेज बनाना कि एक स्ट्रेट लाइन से हम लाइट रे को रिप्रेजेंट करेंगे और उसके ऊपर एक एरो बना देंगे जिस एरो के डायरेक्शन में ही लाइट रे मूव कर रही है, लाइट मूव कर रही है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे मान लो इस तरह से एक मीडियम में आ रही थी, जैसे ही लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है, और उस पाथ चेंज के फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन करने के बाद लाइट रे उस मीडियम में एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करती है, डिफरेंट पाथ को। तो ये नई लाइट रे, मतलब ये सेम लाइट रे है लेकिन अपने पाथ से डेविएट हो चुकी है, तो इस लाइट रे को एक नया नाम दिया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। यानी लाइट रे जब भी अपना मीडियम चेंज करेगी तो मीडियम चेंज करने के बाद वो नई डायरेक्शन में जा रही होगी, उस लाइट रे को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल। यही बात यहां पर डेफिनेशन में लिखी है। अब डेफिनेशन में क्यों लिखी है मेरे बच्चे, क्योंकि आपको पता है आपके स्कूल एग्जाम में कई बार 1 मार्क्स में डिफाइन करने को भी आ जाती है चीजें को, और कई बार जब अपनी लैंग्वेज में हम करते हैं तो कुछ का कुछ लिख देते हैं। हमें पता सब होता है लेकिन कई बार लैंग्वेज को सही से हम अपने थॉट्स को सही से कन्वर्ट नहीं कर पा रहे होते, इसीलिए मैंने यहां पर आपको पूरी डेफिनेशन प्रॉपर्ली लिख कर दे दी है, ताकि आप अपने दिमाग में एक बार ढंग से बैठा लो उन वर्ड्स को जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप डेफिनेशन प्रॉपर्ली लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है कि रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है। लाइट रे जब भी अपना मीडियम चेंज करेगी तो अपना पाथ वो चेंज करती है, तो ये नए पाथ को फॉलो करने वाली रे को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। है ये सेम लाइट रे लेकिन अपना पाथ चेंज कर लेती है, और नॉर्मल के साथ ये अब रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाएगी इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये अलग अलग डेफिनेशंस हैं जो हमें अभी इस्तेमाल करनी है। कुछ और भी डेफिनेशन आएंगे लेकिन वो चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है।
चलो, तो हमने नॉर्मल समझ लिया, इंसिडेंट रे समझ लिया, इंसिडेंट एंगल समझ लिया, हमने रिफ्रैक्टेड रे समझ लिया और रिफ्रैक्टेड एंगल समझ लिया। इन सारी चीजों की हेल्प से मेरे प्यारे बच्चों आप रिफ्रैक्शन को बड़े आराम से स्टडी कर पाओगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब अगर हमें रे ऑप्टिक्स को समझना है तो लाइट रे कुछ ऐसे लॉज हैं जिन्हें हमेशा फॉलो करती है। एंड लेट मी टेल यू, रे ऑप्टिक्स के अंदर हमने जितने भी कॉन्सेप्ट बनाए वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं इन्हीं लॉज का दरअसल में आउटकम है। जो भी लाइट रे के बारे में हम बात करते हैं, हर लाइट रे इन बेसिक लॉज को जरूर फॉलो करेगी। तो पूरी की पूरी जो रे ऑप्टिक्स है वो इन बेसिक लॉज पर ही डिपेंड करती है। आप इन कॉन्सेप्ट की हेल्प से, लॉस की हेल्प से बहुत छोटे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो और बहुत धाकड़ क्वेश्चन भी बड़े आराम से इससे आप बना लोगे। तो मेरे बच्चे, इन लॉस को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना, आराम से अपने दिमाग में बैठालना इनको, क्योंकि जरूरत पड़ने पर आपको इन्हें बार बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए और कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, चल तो बात करते हैं कौन से बेसिक लॉज है। 3 बेसिक लॉज हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉलो करने हैं। सबसे पहला बेसिक लॉ जो है मेरे बच्चे, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, वो है लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये क्या चीज है? तो ये लॉ ये बोलता है कि लाइट रे जब भी एक मीडियम में ट्रैवल करेगी, एक होमोजीनियस मीडियम में, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। तो यही बात बोली जा रही है कि ये लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ये बोलता है कि लाइट रे जब भी एक होमोजीनियस मीडियम में प्रोपोगेट करती है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करती है। अब ये होमोजीनियस मीडियम क्या है? दरअसल में होमोजीनियस मीडियम को डिफाइन करा जाता है ऑप्टिकल डेंसिटी के टर्म में। किसी भी मीडियम को होमोजीनियस मीडियम तब हम कहते हैं ऑप्टिक्स के अंदर जब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हो। अब ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या चीज है? तो जिस तरह से मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे ही हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। और अभी आज के लेक्चर में तुरंत हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और फिर आप इसको और अच्छे से डेप्थ में अंडरस्टैंड कर पाओगे कि होमोजीनियस मीडियम कहने का मतलब क्या है। पर तब तक के लिए एक बात याद रखो, एक पर्टिकुलर मीडियम को ऑप्टिक्स में होमोजीनियस तब माना जाएगा जब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी एक वैल्यू फिक्स करके रखी हो। और ऑप्टिकल डेंसिटी का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से। तो अगर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू आउट सेम है तो हम लोग बोल देंगे वो एक होमोजीनियस मीडियम है, या उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी थ्रू आउट सेम है। और एक थ्रू आउट सेम ऑप्टिकल डेंसिटी के मीडियम में कोई भी लाइट रे अगर प्रोपोगेट करेगी तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही प्रोपोगेट करेगी। ऑलवेज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का मतलब है स्ट्रेट लाइन में चलेगी। अच्छा, स्ट्रेट लाइन का मतलब कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि सीधी जाएगी, और सीधी का मतलब कई बार बच्चे ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ऐसे ही जाएगी। नहीं मेरे भाई, सीधा तो ये भी है। अरे ये लाइन सीधी ही तो जा रही है, एक एंगल पे जा रही है, पर जा तो सीधी रही है। ऐसे ये लाइन जा तो सीधी रही है भाई, टेढ़ी लाइन तो ये लाइन भी सीधी है और एक पर्टिकुलर एंगल पे जा रही है बस। तो एक्चुअल में जब आपको ये बोला जाता है कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन हो रहा है लाइट का, तो कहने का मतलब होता है लाइट रे जिस एंगल पे जा रही है उस एंगल पर जाती ही रहेगी। अगर हॉरिजॉन्टल जा रही है तो हॉरिजॉन्टल जाती रहेगी, अगर वर्टिकल जा रही है तो वर्टिकल जाती रहेगी, किसी एक सर्टेन एंगल पे जा रही है तो एक सर्टेन एंगल पर ही जाती रहेगी। मतलब वो इस तरह से कर्व नहीं लेगी या इस तरह से अपने आप मुड़ नहीं जाएगी जब तक वो होमोजेनियस मीडियम में। ठीक है, ये कहने का मतलब होता है, कई बार बच्चे सीधी का मतलब ये समझ लेते हैं हॉरिजॉन्टली जाएगी। नहीं, सीधी का मतलब है जिस एंगल पर उस एंगल पर एकदम स्ट्रेट चलती चली जाएगी जब तक वो होमोजेनियस मीडियम के अंदर है। ऐसे ही मेरे बच्चे सेकंड लॉ के बारे में अगर बात करें तो सेकंड लॉ बोलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रे। इस पर्टिकुलर लॉ का मतलब क्या है? ये पर्टिकुलर लॉ ये बोलता है कि मान लो 2 लाइट रेस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये एक लाइट रे सीधे सीधे इस एंगल पर चल के आ रही थी और ये दूसरी लाइट रे सीधे सीधे इस एंगल पर चल के जा रही थी। तो ये दोनों लाइट रेस इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ये कहता है कि जब ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो ये बिना एक दूसरे को इंटरफेयर करे जिस रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते पर चली जाएंगी, या जिस पाथ को फॉलो करी थी उसी पाथ को फॉलो करती चली जाएंगी। जैसे ब्लैक कलर वाली लाइट रे ऊपर जा रही थी इस एंगल पर, ऊपर चलती ही चली जाएगी जब तक होमोजेनियस मीडियम रहेगा, और ये रेड कलर वाली लाइट रे अगर नीचे की तरफ आ रही थी तो नीचे की तरफ आती रहेगी। अब इसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारे रे डायग्राम्स बनाएंगे जो आपने 10th क्लास में भी बनाए होंगे। ठीक है, चाहे वो मिरर के लिए हो, चाहे वो हमारे लेंसेज के लिए हो, या किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्टिकुलर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के लिए हो। आप इन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखोगे कि लाइट रे अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो वो बिल्कुल भी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती हैं। वो जिस पाथ में आ रही थी, जिस पाथ में जा रही थी, उसी पाथ को फॉलो करते हुए चली जाएंगी, बशर्ते मीडियम हमारा होमोजीनियस होना चाहिए। और इन सारे लॉज में जो
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है थर्ड लॉ। मेरे बच्चे, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, ये बीएमआई टाइप का लॉ है, पर जिन बच्चों को बीएमआई नहीं पता वो है मेरे बच्चे भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। ये बहुत ही भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अच्छे से ध्यान रखना। और ये लॉ आपको ये बताता है कि लाइट का एक्चुअल में रिवर्सिबल नेचर होता है। अब इसे बड़े आराम से और इत्मीनान से समझना, लाइट के रिवर्सिबल नेचर का मतलब क्या है। लाइट के रिवर्सिबल नेचर को समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मान लो लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एयर से वाटर में, या एयर से ग्लास में, या वाटर से ग्लास में, कहीं पर भी। तो लाइट रे जब अपना मीडियम चेंज करती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, ये बात हमने अभी तक पढ़ी है। तो मान लो लाइट रे मीडियम 1 में इस ब्लू कलर वाले पाथ को फॉलो कर रही थी, और ये हमने एक नॉर्मल बना रखा है, और नॉर्मल के साथ मान लो ये लाइट रे अभी 30 डिग्री का एंगल बना रही है। हमने देखा जैसे ही लाइट रे मीडियम 2 में गई तो अपने पाथ से डेविएट हो गई, और अब वो नॉर्मल के साथ एक दूसरा एंगल बना रही है। मान ले रहे हैं ये एंगल है 15 डिग्री, 15 डिग्री। ये बात हमें पता है कि लाइट रे जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है, तो अगर हम मीडियम 1 में लाइट को 30 डिग्री के एंगल पर भेजे नॉर्मल से, तो मीडियम 2 में जाने पर वो 15 डिग्री के एंगल पर डेविएट हो जाती है। तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये बोलता है कि अगर अब हम लाइट रे को मीडियम 2 से भेजें, एरो की डायरेक्शन देखो, यहां पर एरो नीचे की तरफ जाते हुए बन रहा है और यहां एरो ऊपर की तरफ आते हुए बन रहा है। इसका मतलब है लाइट रे अब मीडियम 2 से आ रही है। अब मान लो लाइट रे को मीडियम 2 से एंटर कराएं और 15 डिग्री के एंगल पर ही एंटर कराएं। मान लो हमारे कंट्रोल में है और हम इसे 15 डिग्री के एंगल पर ही एंटर करा रहे हैं। तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये बोलता है कि अब लाइट रे जब मीडियम 1 में एग्जिट करेगी, तो सेम उसी एंगल पर एग्जिट करेगी जिस एंगल पर वो पहले इंसिडेंट हुई थी। यानी लाइट रे अपने सेम पाथ को ही क्या करती है, ट्रेस बैक करती है, चाहे आप उसे किसी भी डायरेक्शन में मूव करो, बस एंगल सेम रहना चाहिए। अगर यहां पर 15 डिग्री बनना था तो यहां पर भी 15 डिग्री पर ही भेजोगे, तो ये अपने आप ही 30 डिग्री आएगा। यानी लाइट रे अपने पाथ को रिवर्स कर जाती है अगर आप उसे अपोजिट डायरेक्शन में भेजना स्टार्ट कर दो सेम एंगल पर। हाँ, अगर ये 15 से कुछ और हो गया, आपने 20 कर दिया, 25 कर दिया, तो ये 30 नहीं रहेगा। पर सेम एंगल जिस पर ये बाहर जा रही थी, अगर उसी एंगल पर आप इंसर्ट करा दो, इंसिडेंट करा दो, तो उसी एंगल पर ही एग्जिट करेगी जिस एंगल पर इंसिडेंट हो रही थी। यानी लाइट रे अपने रिवर्स पाथ, अपने पाथ को क्या कर रही है, रिवर्स कर रही है। ठीक है, जैसे हम लोग एक्चुअल में स्कूल में नहीं करते ना, स्कूल में जिस पाथ से हम लोग पानी पीने जाते हैं उस पाथ से कभी वापस नहीं आते, पर मान लो अगर एक ही पाथ है तो जिस पाथ से जाओगे उसी पाथ से आओगे। तो लाइट रे अपने आप नेचुरली ये बात फॉलो करती है। ठीक है, चलो अपनी जनता अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर मेरे भाई, जो है रिफ्रैक्शन का टॉपिक, जो हमें अंडरस्टैंड करना है कि रिफ्रैक्शन को अब डिटेल में समझेंगे क्या होता है। अब तक एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को मिल चुका है कि रिफ्रैक्शन में एक्चुअल में लाइट रे एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ को चेंज कर लेती है। अब वो क्यों करती है और उसके क्या क्या इन्फ्लुएंस होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो आपको बड़ा अजीब सा फिगर, अजीब सी चीज दिख रही होगी कि एक ह्यूमन है जो स्विमिंग पूल के अंदर है, तो ऐसा लग रहा है उसका सर बिल्कुल अलग है और बॉडी बिल्कुल अलग है। पर लेट मी टेल यू, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये कोई मैजिक तो पॉसिबल है नहीं कि एक बॉडी अलग हो जाए और सर अलग हो जाए। ठीक है, तो वरना तो होटल बंद हो जाएगा भाई जहां पर भी ये फोटो खींची गई है। तो मेरी जनता, ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो रहा है रिफ्रैक्शन की वजह से। एक्चुअल में उसकी बॉडी एक अलग मीडियम में है और हेड एक अलग मीडियम में, हेड है एयर में और बॉडी है वाटर में। तो अलग अलग मीडियम से जब लाइट रे हमारी आंखों पर आती है तो हमारी आंखें ऑब्जर्व करती है कि लाइट रे अलग अलग पॉइंट से आ रही है, तो इसलिए उसकी इमेज अलग अलग जगह बनती है। इसीलिए बॉडी वो अलग जगह पे दिख रही है और हेड उसका अलग जगह पे दिख रहा है। एक्चुअल में जहां हेड है वहीं नीचे एग्जैक्टली उसकी बॉडी है यहां पर, लेकिन क्योंकि वो लाइट रेज पानी से जब आ रही हैं तो हमें अलग डायरेक्शन में आते हुए दिखाई देती हैं, इसलिए हमें लगता है कि बॉडी कुछ अलग जगह पर है। ये बिल्कुल ऐसा कॉमन फिनोमेना आपको तब देखने को मिलता है अगर आप किसी पेन को या पेंसिल को वाटर में डिप करते हो। तो जो पार्ट पेंसिल या पेन का वाटर के बाहर रहता है, एयर में रहता है, हमें ऐसा लगता है वो अलग जगह पर है, और जो पानी के अंदर वाला पार्ट है वो अलग जगह पर है। तो इसका क्या ये मतलब है कि पेंसिल टूट गई? नहीं, पेंसिल तो जब आप बाहर निकालोगे तो साबुत ही निकलेगी। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारी आंखें किसी भी चीज को जब देखती तो दरअसल में वो इस चीज को देखती है कि लाइट रे कहां से आ रही है। हमारा ब्रेन एक्चुअल में लाइट रे उसे कहां से अपीयर होते हुए, कहां से आते हुए अपीयर हो रही है, वो उसकी इमेज वही बनाता है। तो ये अपने आप में एक ऑप्टिकल इल्यूजन है एक तरह से। हो क्या रहा है, लाइट रे जब यहां से आ रही है तो इस पेंसिल की जो इमेज है हमारे दिमाग में वो इस जगह पर बन रही है, और जब इतने पोर्शन की लाइट रे आ रही है तो अलग जगह पे बन रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पेंसिल का पार्ट अलग मीडियम में रखा है, वाटर में रखा है, ये अलग मीडियम में रखा है, तो लाइट रे इन दोनों जगह पे हमें अलग जगह से आते हुए दिख रही है। तो हमारा ब्रेन इसकी अलग अलग जगह पे इमेज बना रहा है।
अगर हमारे ब्रेन में मान लो ऐसी कोई काबिलियत होती कि वो लाइट रे को एडजस्ट कर पाता कि यार ये वाली लाइट रे इसी जगह पे दिखाई दे, तो हमें ये पेन पूरा सीधा दिखाई देता, ये पेंसिल पूरी सीधी दिखाई देती। पर अभी इतना एवोल्यूशन नहीं हुआ हमारे अंदर कि हमारा ब्रेन ये कैलकुलेशन कर पाए, तो इसीलिए हमें ये ऑप्टिकल इल्यूजन हो रहा है। तो ये अजीब और गरीब फिनोमेना जो है ये रिफ्रैक्शन की वजह से ही आते हैं, और इसी को हमें और डिटेल में समझना है। चल, तो अगर हम लोग को रिफ्रैक्शन डिफाइन करना हो तो हम लोग रिफ्रैक्शन डिफाइन कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लूं ताकि थोड़ा सा हम लोग अंडरलाइन कर ले चीजों को, ठीक है? तो एक्चुअल में लाइट अपनी डायरेक्शन में चेंज कर लेती है जब कभी भी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, और इसी चेंज ऑफ डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और ये चेंज हुआ क्यों है? ये चेंज होता है क्योंकि अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है। जैसे आप यहां पे देखो, एक लेजर लाइट को हमने एयर में से बाहर निकाला है और उसे ग्लास स्लैब के अंदर एंटर करा रहे हैं, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एयर में तो ये लाइट रे इस पाथ को फॉलो कर रही है, पर ग्लास स्लैब में जाते ही वो एक सर्टेन एंगल पर डेविएट हो गई है, और फिर जब बाहर निकली है तो फिर से वो डेविएट हो गई है एयर के अंदर। तो लाइट जब भी अपना मीडियम चेंज करती है तो वो एक्चुअल में अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, और इसी डेविएशन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और ये रिफ्रैक्शन होता है अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट के चेंज होने की वजह से, ठीक है? ये कॉल्ड होना चाहिए, एक्चुअल में स्पेलिंग गलत लिख गई है, ठीक है? और स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होने की वजह से रिफ्रैक्शन क्यों हो गया भाई? होने तो स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग, तो लाइट रे सीधा क्यों नहीं जा रही? मान लो एयर में लाइट की स्पीड अलग है, ग्लास में अलग है, होने दो अलग, लाइट रेस तब भी सीधे निकल जाए, तो लाइट रे डेविएट क्यों हो रही है? तो ये बात दरअसल में एक्चुअल में जब कभी भी हमें रिफ्रैक्शन को डिफाइन करना होता है तो हम डेफिनेशन तो ऐसे देते हैं, लेकिन हम इसे एक लेयर में और ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, भाई स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने से क्यों एक्चुअल में इस पाथ में डेविएशन हुआ है। क्योंकि दरअसल में नेचर ने लाइट के ऊपर एक बाउंडेशन लगाई हुई है, और इसी बाउंडेशन की वजह से लाइट रे इस तरह का डेविएशन देती है। और वो बाउंडेशन ये है कि लाइट रे जब कभी भी किसी मीडियम में प्रोपोगेट करती है तो वो हमेशा मीडियम में शॉर्टेस्ट टाइम कवर करके क्रॉस होना चाहती है मीडियम से, और इसी वजह से लाइट रे अलग अलग मीडियम में जब प्रोपोगेट होती हैं, अलग अलग मीडियम में जब जाती हैं, तो उन्हें अपना पाथ चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी मीडियम को शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करना चाहती हैं, और एक्चुअल में अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग है, तो स्पीड ऑफ लाइट अलग है, अगर अलग अलग है तो उसे एक नया रास्ता चुनना पड़ेगा ताकि वो उस मीडियम को शॉर्टेस्ट टाइम में कवर कर ले। अगर ये बात आपको अंडरस्टैंड नहीं हुई तो एक मिनट मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं। मान लो आपको अपने घर से अपने दोस्त के घर जाना है, ये आपका होम है, ये आपका फ्रेंड्स हाउस है। अब आपके घर से आपके दोस्त के घर पे जाने के दो रास्ते हैं, एक ये जो मेन रोड है और एक ये थोड़ी सी गलियों से होते हुए रोड है। तो जाहिर सी बात है ये गलियों से जाने वाली रोड लंबी है, और ये आपके घर से जो फ्रेंड की तरफ सीधे मेन रोड जा रही है वो छोटी है, ठीक है? पर मेरे बच्चे एक्चुअल में इस मेन रोड पे लगता है बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम, और ये गलियों से जाने वाली रोड एकदम फ्री रहती है। तो आप खुद सोचो, आप दरअसल में अपने घर से फ्रेंड के घर जाने के लिए कौन सा रास्ता प्रेफर करोगे? कि मान लो अगर ट्रैफिक जैम आपको मिलता है तो आपको सेम डिस्टेंस कवर करने में मान लो 20 मिनट लगते हैं, पर जब आप गलियों वाले रास्ते से जाते हो तो आप 10 मिनट पहुंच जाते हो। तो आप अपने आप कौन सा पाथ फॉलो करोगे? ये गलियों वाला पाथ फॉलो करोगे ताकि आप अपने फ्रेंड के घर पे जल्दी पहुंच जाओ। कुछ ऐसे लाइट के साथ होता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एक्चुअल में स्पीड ऑफ लाइट तो चेंज होता है भाई, यहां पर भी आपकी स्पीड अलग होगी, यहां पर भी आपकी स्पीड अलग होगी, पर स्पीड अलग होने की वजह से वो ये चाहती है कि वो उस मीडियम को शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करे, भले से पाथ लंबा क्यों ना हो जाए। तो यहां पर 20 मिनट लग रहे थे, यहां पर 10 मिनट, तो आप ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हो, शॉर्टेस्ट टाइम वाला पाथ। तो यही यहां पर भी होता है मेरे बच्चे, लाइट रे एक्चुअल में शॉर्टेस्ट टाइम वाला पाथ फॉलो करने की वजह से अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, क्योंकि इसकी स्पीड चेंज हुई है। तो नई स्पीड के साथ वो ऐसी डायरेक्शन में जाना चाहती है जिस डायरेक्शन में उसे सबसे कम टाइम लगे उस मीडियम को एक्चुअल में कवर करने में, इसीलिए लाइट रे अपने पाथ से डेविएट होती है, और ये है एक्चुअल में रिफ्रैक्शन। तो कई बार हम लोग रिफ्रैक्शन को ये बस समझते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट, लेकिन वो किसकी वजह से हुआ है ये अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे बच्चे, ठीक है? अब स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अगर चेंज होती है तो कितना रिफ्रैक्शन होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी खुद से डिफाइन करनी पड़ी है, जिसे हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी अलग अलग मीडियम का जिसमें मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग है, तो उसकी लाइट उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है
इसे कैलकुलेट करने के लिए हमने खुद एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाई है जिसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेरे बच्चे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। और किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे प्यारे बच्चों, मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है। ठीक है, तो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है यानी सी, और मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वी, उन दोनों का रेशियो एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का। अब क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम दोनों वेलोसिटी का एक्चुअल में रेशियो है, तो ये खुद यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है। यहां पर सी क्या है? सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये हमने खुद डिफाइन करा है। जैसे नहीं हम लोगों ने फोर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मोमेंटम को खुद डिफाइन करा था कि मोमेंटम क्या है किसी बॉडी का, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। इसी तरह से रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को अच्छे से समझने के लिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करा है, जो कि है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसका रेशियो। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि दरअसल में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है। अब लाइट की स्पीड अगर सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है तो सी या तो ग्रेटर होगा या बहुत ज्यादा हो सकता है तो वी के बराबर हो जाए। और सी अगर वी से बड़ा या उसके बराबर होगा तो न्यूमरेटर में आप एक ऐसा नंबर रखोगे जो या तो वी से बड़ा है या वी के बराबर। तो न्यूमरेटर में अगर आपने 5 रखा और डिनोमिनेटर में 3, तो ये रेशियो 1 से बड़ा आएगा। ऐसे अगर आपने न्यूमरेटर में 5 रखा, डिनोमिनेटर में 4, तो ये रेशियो 1 से बड़ा आएगा। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो जो रेशियो आने वाला है हमेशा 1 से बड़ा आने वाला है। सिमिलरली मेरे बच्चे यहां पर भी ऐसा होगा, अगर सी एक्चुअल में वी से बड़ा या उसके बराबर, तो सी अपॉन वी का जो आंसर है यानी म्यू, म्यू या तो 1 से बड़ा आएगा या 1 के बराबर आएगा। तो ये एक 2000 रुपए का नोट है आपके लिए, जो आपको मेरे बच्चे बहुत ज्यादा संभाल के रखना है। और नोट ये है मेरे बच्चे कि म्यू की वैल्यू किसी भी मीडियम के लिए या तो 1 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। 1 से बराबर तब होगी जब लाइट रे खुद वैक्यूम में ही ट्रैवल कर रही हो, या एयर के लिए म्यू को 1 लिया गया है। एयर के लिए वैसे म्यू एग्जैक्टली 1 नहीं होता, पर अपनी कैलकुलेशन में हम 1 लेकर चलते हैं उसे। ठीक है, तो ये वाला आइडिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि म्यू ऑफ मीडियम एक्चुअल में हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेना है हमेशा। उसका आंसर क्या आएगा? सी अपॉन बी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। अब मेरे बच्चे एक जरूरी बात बताता हूं, हम सबको इतना तो अब अंदाजा है और इतना हम लोगों ने क्लास 11 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि एक्चुअल में लाइट का डुअल नेचर है। लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है, और अगर लाइट वेव की तरह बिहेव करती है तो स्पीड ऑफ लाइट वेव की स्पीड के फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। तो अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला लिखूं मेरे बच्चे, तो हम सबको मेरे प्यारे बच्चों ये पता है कि स्पीड ऑफ लाइट एक्चुअल में हो जाएगा, अगर लाइट को वेव माने तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दे उसकी वेवलेंथ। बशर्ते लाइट को हम वेव की तरह ट्रीट करते हुए चल रहे हैं, जो कि है वो लाइट। स्पीड ऑफ लाइट v अगर हम लिखना चाहें तो मेरे बच्चे वो आएगा फ्रीक्वेंसी f, जिसे कई बार न्यू भी लिखते हैं, इनटू लैम्डा। अब ये मैंने क्यों लिखा है? ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे बच्चे हम लोग फिजिक्स में जब कभी भी कोई डेफिनेशन वगैरह पढ़ते हैं, पर अगर उस डेफिनेशन में कोई मैथमेटिकल मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमें और पता है उसकी हेल्प से, तो हम वो सारे मैथमेटिकल मॉडिफिकेशन करके नए नए फॉर्मूले बनाने की कोशिश करेंगे। इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो हमारा दिमाग चलता है, दूसरा हमें ऐसे नए फॉर्मूले मिल जाते हैं जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो एक बात मेरे बच्चे, एक बात लॉजिकली समझो, हमारा एग्जाम पेपर जो टीचर्स बना रहे हैं उन्हें ये सारे कॉन्सेप्ट पता है, तो उन्हें ये भी पता है कि हम ये मैनिपुलेशन कर सकते हैं, अभी जो मैं मैनिपुलेशन करने जा रहा हूं ऐसा वो भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये चेक करने के लिए कि आप कितना ज्यादा अटेंटिव हो अपनी स्टडीज को लेकर, कितना ज्यादा अपना दिमाग चला पाते हो अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके, वो आपसे मैनिपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछते हैं। इसीलिए मेरी प्यारी जनता, आपको ये मैनिपुलेशन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। और देखो एक बात बताता हूं, कई सारे बच्चों को ऐसा लग सकता होगा यार हम कैसे करेंगे, हमसे तो होता ही नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपसे मैनिपुलेशन क्यों नहीं होते। 2 प्राइमरी रीजन है। या पहला, आपने सारे कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ा नहीं है, और अगर पढ़ा है तो आपके दिमाग में नहीं है। क्योंकि अगर ये दोनों चीजें होंगी तो हमारा दिमाग इतना अपने आप अटेंटिव होता है, इतना काम करता है कि आप सारी तिगड़म खुद बढ़ाने लगोगे। तो अगर आप ऐसे मैनिपुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो प्रैक्टिस करो। ये इस बात का इंडिकेशन है कि अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हमारे दिमाग में सही से बैठे नहीं है,
और अगर हमें कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं पर हमें अभी भी हमसे नहीं हो रहा, इसका मतलब है हमने उन्हें अच्छे से दिमाग में बैठने का मौका नहीं दिया, उन्हें प्रैक्टिस करके और ज्यादा उसके ऊपर कमांड करो, ये मैनिपुलेशन अपने आप करने लगोगे आप। अब देखो ये मैनिपुलेशन मैं करने जा रहा हूं मेरे बच्चे। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ रखूं तो मेरे बच्चे म्यू का फॉर्मूला आ जाएगा C अपॉन V। C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम को क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन मीडियम इनटू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। अब मेरे बच्चे एक बात सुनना, बड़ी सिंपल सी है। दरअसल में जब कभी भी लाइट रे रिफ्रैक्शन करती है यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज करती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एक्चुअल में सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सोर्स ने एक बार जितनी फ्रीक्वेंसी पे वेव जनरेट कर दी अब वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन सोर्स, तो एक बार लाइट रे जनरेट हो गई तो फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्शन में भी सेम रहेगी, और फ्रीक्वेंसी अगर सेम रहने वाली है मेरे प्यारे बच्चों तो मैं ये फ्रीक्वेंसी कैंसल आउट कर सकता हूं। तो हमारे पास जो म्यू आने वाला है, म्यू का एक और फॉर्मूला आ जाएगा विच इज इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो ये आ जाएगा वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या फिर कई बार आप एयर में भी ले सकते हो, क्योंकि एयर और अपने सिलेबस में हम लोग एयर और वैक्यूम में वेवलेंथ लगभग लगभग सेम मानते हैं। ठीक है, जब तक आप नासा में साइंटिस्ट नहीं हो, इसरो में साइंटिस्ट नहीं हो, किसी बड़ी स्पेस एजेंसी में साइंटिस्ट नहीं हो, या एक बहुत ही क्रिटिकल कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो जहां पर वेवलेंथ एयर में भी थोड़ी सी जो अलग होती है उनके बारे में आपको बात करनी है, तब तक हम लोग एयर और वैक्यूम की वेवलेंथ सेम मान के चलेंगे। ठीक है, अपने पूरे सिलेबस में हम लोग दरअसल में वैक्यूम और एयर की वेवलेंथ सेम मान के चलेंगे। जब आप बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स के लिए काम करने लगोगे, नासा जैसी एजेंसीज के लिए काम करोगे, इसरो के लिए काम करोगे, ठीक है, तब आप एक्चुअल में पता चलेगा वैक्यूम और एयर की जो वेवलेंथ होती है लाइट की ये भी थोड़ी सी अलग अलग होती है, क्योंकि वैक्यूम और एयर मतलब एयर इज नॉट एग्जैक्टली वैक्यूम। ठीक है, लेकिन वो तब की बात है, अपने सिलेबस में हमें आसानी है अभी, ये सेम लेकर चलते हैं हम लोग। तो चाहे आप लैम्डा वैक्यूम में लो या एयर में, डिवाइड कर दो लैम्डा ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो ये भी मेरी प्यारी जनता हमारे वेवलेंथ का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आई होप मेरी जनता को ये बात समझ में आई है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये आपको मैनिपुलेशन यार करना आना चाहिए, जितना तगड़े से आप ये मैनिपुलेशन कर लोगे ट्रस्ट मी आप उतनी नई नई चीजें खुद से करना सीख जाओगे। ठीक है, चलें तो यार ये दो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हो गए वेवलेंथ के, हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो एक हो गया C अपॉन V और एक हो गया वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ साथ कभी कभी हमें निकालना पड़ता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू अनदर। जैसे मान लो यहां पे दो मीडियम है, पहले वाली मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अब मान लो मैं दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो हम उसे ऐसे लिखेंगे 1 μ2। 1 μ2 का मतलब है म्यू के बाद 2 लिखा है, तो जिस म्यू के बाद जो सिंबल लिखा होता है हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, और म्यू के पहले जो सिंबल लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो हम लोग 1 μ2 का मतलब ये समझेंगे कि हम यहां पर मेरे बच्चे निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में RI लिख रहा हूं। तो हम लोग 1 μ2 का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। फर्स्ट के रिस्पेक्ट में हम सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये निकलता कैसे है? बड़ा सिंपल सी बात है, अगर हम लोग को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं उसके एग्जैक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिवाइड कर देंगे जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। जैसे हम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा μ2 अपॉन μ1। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। इस बात को समझने में किसी भी मेरे प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में भी हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मेरे बच्चे? देखो जहां जहां मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो बेटे बच्चे वहां वहां मॉडिफिकेशन करना है। तो 1 μ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ2 अपॉन μ1। μ2 को आप क्या लिख सकते हो? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। मान लेते हैं वो लाइट स्पीड ऑफ लाइट v2 है। ऐसे v1 को क्या लिख सकते हो? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय v1।
सी से सी कैंसिल, V1 कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकते हैं कि V1 न्यूमरेटर में आ जाए और V2 डिनोमिनेटर में आ जाए। तो ये भी एक फॉर्मूला है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। आई होप मेरी जनता को ये बात समझ में आ रही है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए ये भी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करना हमें अलाउड है। ठीक है, इसको रीड कैसे करते हैं मेरे बच्चे, वो अच्छे से जानना, क्योंकि कई सारे बच्चे इसको रीड करने में ही गड़बड़ करते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं, क्योंकि अपने दिमाग में आप इसको सही से बैठा नहीं रहे हो सिंबल को। एक्चुअल में मान लो कभी भी ऐसे लिखकर आया ए म्यू डब्ल्यू, इसका मतलब क्या है, म्यू के बाद जो सिंबल लिखा है आप उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, और म्यू के पहले जो लिखा है उसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। ये डब्ल्यू वाटर को रिप्रेजेंट करता है और ए एयर को। तो एक्चुअल में यहां पर आप क्या ले रहे हो, म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू म्यू ऑफ एयर। पर अगर उल्टा लिखा, ऐसे लिखा हो डब्ल्यू म्यू ए, इसका मतलब है आप एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ऐसे अगर मान लो ये लिखा है डब्ल्यू म्यू जी, जी का मतलब ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ले रहे हो आप, जो बाद में लिखा है आप उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू पहले वाले मटेरियल। और अगर ऐसा आपको करना है फॉर्मूले से, तो आप म्यू ऑफ ग्लास ले लो, इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, आपको निकालना है दरअसल में म्यू ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में। तो आप डिवाइड कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों म्यू ऑफ वाटर से। अगर वेलोसिटी के टर्म में लिखना चाहो तो म्यू ऑफ ग्लास को आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। सी सी कैंसिल, वी ऑफ वाटर सबसे न्यूमरेटर में आ गया, तो वी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वी ऑफ ग्लास आ गया। तो जब भी आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो म्यू एक्चुअल में वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो म्यू ऑफ ग्लास और म्यू ऑफ वाटर का जो रेशियो आएगा वो वेलोसिटी में रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ग्लास के बराबर हो जाएगा। या अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर मुझे को म्यू1 अपॉन म्यू2 निकालना है तो ये किसके बराबर होगा, v2 अपॉन v1 के बराबर। आप चाहो तो मेरे बच्चे ये बात लैम्डा के टर्म में भी लिख सकते हो, ये भी मैनिपुलेशन आप कर सकते हो। भाई म्यू ऑफ ग्लास आपने निकाला, ठीक है, तो आपको पता है कि म्यू को आप कैसे भी लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो लैम्डा के टर्म में लिख सकते हो, तो लैम्डा के टर्म में भी आंसर आ सकता है। भाई अगर आप म्यू ऑफ ग्लास लिखना चाहते हो तो म्यू ऑफ ग्लास म्यू1 का आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ लाइट इन मीडियम। फिर से ये दोनों कैंसिल, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 आ गया। और आप ऐसे भी कर सकते थे कि एक्चुअल में वेलोसिटी आपस में क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। तो अगर v2 है तो सामने लैम्डा 2 होगा, v1 है तो सामने लैम्डा 1 होगा। तो आप ये सारे मैथमेटिकल मैनिपुलेशन मेरे प्यारे बच्चों खुद कर सकते हो। तो ये अगर आपको करना आ गया, ट्रस्ट मी, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, ये सारी चीजें आपको बड़े आसान लगने लगेंगी, चाहे आप स्कूल एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो। जिन बच्चे को स्ट्रगल फेस होती है वो यही चीजें नहीं कर पाते हैं, और इनके पीछे इनके ना कर पाने के पीछे रीजन क्या होता है, हमने या तो कम अटेंशन देके कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं, या अगर अटेंशन दी भी होती है तो अपने दिमाग में इनको भी सही से बैठाला नहीं है। ठीक है, और इन सारी चीजों को रेक्टिफाई कैसे करोगे, कैसे ओवरकम करोगे, प्रैक्टिस एंड रिविजन। इन दो चीजों के अलावा आपको कोई तीसरी चीज करने की जरूरत ही नहीं है, बट इफेक्टिव करना है। ठीक है, इफेक्टिव मतलब ये नहीं कि आप पता लगे म्यूजिक सुनते हुए कर रहे हो तो आपका टेंशन ही थोड़ा सा लूज हो रहा है। ठीक है, आप ब्रेक में म्यूजिक सुन सकते हो, पर म्यूजिक सुनते हुए अगर पढ़ाई करोगे तो आपका ब्रेन डेविएट होने लगेगा। तो भले से आप फोकस रह के 25 मिनट 30 मिनट पढ़ो, उसके बाद 10 मिनट म्यूजिक सुन लो, ये चलेगा। लेकिन म्यूजिक सुनते अगर पढ़ोगे तो कई बार डिस्टर्बेंस होती है, और म्यूजिक हो गया, कोई और चीज हो गई, फोन आपके पास बगल में रखा है, 50 बार वो रिंग कर रहा है, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन आ रहे हैं, स्नैपचैट का नोटिफिकेशन आ रहा है, इंस्टा का नोटिफिकेशन आ रहा है, व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ रहा है, दोस्त कुछ पूछ रहा है, सहेली कुछ पूछ रही है, इन सब चीजों में भाई बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। फोकस रख के आपको पढ़ाई करनी है मेरी जनता, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलो अपने डिस्कशन को फिलहाल आगे बढ़ाते हैं। अब छोटे छोटे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं कि अगर मान लो मेरे बच्चे वेलोसिटी ऑफ लाइट एक मीडियम में दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कम है, तो फर्स्ट वाले मीडियम को ऑप्टिकली डेंसर मीडियम माना जाएगा। देखो मैंने बोला था ना कि ऑप्टिकल डेंसिटी एक टर्म आएगा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आता है, तो एक्चुअल में उस मीडियम को हम लोग ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो दूसरे वाले से। तो म्यू1 जो होगा ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, और म्यू2 हमारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा। और जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी।
तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है हम मान लेते हैं वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा रहती है वो दूसरे के कंपैरिजन में रेयर मीडियम रहता है। ठीक है, चलो आगे। अब ये हम लोगों ने जो बातें पढ़ी हैं उस पर ऊपर बेसिक क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा आप इसको 1 मिनट सॉल्व करो। ठीक है, आप इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं 1 मिनट स्क्रीन से आपके सामने हट रहा हूं ताकि आप एक बार क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करके खुद से सॉल्व कर पाओ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे बच्चे, एक लाइट है उसकी वेवलेंथ हमें दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम इन एयर। ठीक है, यानी वेवलेंथ इन एयर हमें दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम। वो एंटर कर रहा है एक मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो म्यू ऑफ मीडियम हमें गिवन है 1.5। ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों हमें गिवन है। हमसे आगे कह रहा है व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। तो हमें मेरे प्यारे बच्चों फाइंड करना है लैम्डा ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अरे यार ये तो बड़ा आसान, बड़े आराम से कर लेंगे, इसका सोल्यूशन तो बड़ा इजी है। ठीक है, कैसे करेंगे मेरी प्यारी जनता? भाई हम लोगों को पता है कि म्यू ऑफ मीडियम दरअसल में वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम के बराबर होता है। म्यू ऑफ मीडियम दे रखा है 1.5, लैम्डा इन एयर हमें दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम विल बी 6000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 1.5। आंसर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, आप निकाल लेना। सिंपल सा आइडिया। अब देखो ये जिनको ये फॉर्मूला अब तक ये समझ में आ गया था बड़ा आराम से कर लेंगे, और अगर नहीं आया मेरे बच्चे तो मैं आपको बता रहा हूं आप फॉर्मूला नोटबुक, शॉर्ट नोटबुक जरूर बनाइए ताकि आप रेगुलर रिवीजन करते रहो फॉर्मुलों के, तभी ये चीजें आपके दिमाग में जाएंगी और फिर आप आराम से मैनिपुलेशन जो करना है, न्यूमेरिकल जो सॉल्व करना है, बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है, ऐसे ही एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई, आराम से पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, म्यू ऑफ ग्लास मेरे प्यारे बच्चों हमें गिवन है 1.5 एंड दैट ऑफ द वाटर इज 1.3। यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को पता है मेरे प्यारे बच्चों 1.3। कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर मेरे प्यारे बच्चों हमें दिया है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? मेरे प्यारे बच्चों हमें फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो अब अपने को ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास ये सब कोरिलेट होते हो। अगर आपने अभी तक लेक्चर को सही से पढ़ाया तो आपको ये फॉर्मूला जरूर पता होगा। हमें दरअसल में यही फॉर्मूला तो इस्तेमाल करना, ये वाला, कि दो अलग अलग मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है वो लाइट की स्पीड के इनवर्स रेशियो के बराबर होता है। तो मेरे बच्चे यहां पर सोल्यूशन अगर हम लोग करने बैठे हैं तो बहुत सिंपल सा सोल्यूशन हो जाएगा। अगर मेरे को म्यू ऑफ ग्लास में डिवाइड कर दूं म्यू ऑफ वाटर, तो जो वेलोसिटी का रेशियो आएगा उसका उल्टा आएगा, नहीं आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। सारी वैल्यू रख दो, वेलोसिटी ऑफ म्यू ऑफ ग्लास 1.5, म्यू ऑफ वाटर 1.3, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये सारी चीजें, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास विल बी इक्वल टू 2.25 में 10 टू द पावर 8 का मल्टीप्लाई होगा, साथ में मल्टीप्लाई होगा 1.3 का। ये 1.3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.5 डिवाइड में आ जाएगा। डेसिमल हटाया आपने, 2 जीरो बढ़ाए, डेसिमल हटाया आपने, ऊपर एक जीरो बढ़ाया, डेसिमल हटाया आपने, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दिया। तो 10 से 10 का आंसर 15 जा 225 होता है, 15 का स्क्वायर एक्चुअल में 225 होता है। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितना आ रहा है? तो यहाँ पे बचा 15, यहाँ पे बचा 13, तो ये आया 15 इंटू 13 मेरे प्यारे बच्चों। साथ में 10 टू द पावर 8 है, अपॉन में 100 है, तो 10 टू द पावर 8 है, 100 को लिख सकते हो 10 स्क्वायर। तो बेस सेम है, अगर नंबर डिवाइड हो रहे तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो 8 में पावर 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा पावर 6। अब इसको सॉल्व कर लेना, दिस विल बी योर आंसर इन मीटर पर सेकेंड।
तो आई गेस ये वाला आइडिया आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। इसको समझने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बट बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस हैं, ये सारी चीजें हैं जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ी है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और रिफ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और इसको अंडरस्टैंड करने में हमें टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो इस टॉपिक का डिस्कशन हम लोग बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। तो आई होप अगर आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत अच्छे से समझ में आए हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुए हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे नए नए वीडियोस आते रहे आप तक ये पहुंचते रहे। अगर इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन है, कोई परेशानी है आपको, तो मुझ तक पहुंचने के सारे सोशल मीडिया लिंक आपको दरअसल में डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, इवन नंबर भी दे रखा है, ताकि अगर आपकी कोई भी कंसर्न हो तो आप आराम से मेरे साथ डिस्कस कर सके। कोई और पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, कोई और पर्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है, ताकि हमें भी इंकरेजमेंट मिले, जैसे जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करते हैं, तो हमें और इंकरेजमेंट मिलता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें और हम लोग खुद अपने आप को और ज्यादा आगे तक लेकर जाएं, कंपटीशन और अच्छा करें, जो हमने एम अपने लिए कर रखा है उनमें जरूर सेलेक्ट होने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में नहीं रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ध्यान रखिए अपना, जम के पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए और जो भी डाउट आते रहे हमारे साथ कंसल्ट करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन।